जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के गोधूली का 5वां चैप्टर जो कि है नागरी लिपि, और यह एक निबंध है दोस्तों, और इसके जो लेखक है गुणाकर मुले। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग नागरी लिपि का संपूर्ण व्याख्या को जानेंगे, इनके संपूर्ण सारांश को लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको यह चैप्टर पूरा समझ में आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है सो आपको इसका सारांश एवं इसका निचोड़ जो है दोस्तों आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक चैप्टर के दोस्तों 3 वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि पहला रहता है कि उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो सारांश है दोस्तों, उसका एनालिसिस, और दूसरा वीडियो होता है ऑब्जेक्टिव वाला, और तीसरा होता है सब्जेक्टिव वाला। तीनों देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम 2 लिंक देंगे दोस्तों, जिसमें आपको इसका ऑब्जेक्टिव का लिंक होगा और सब्जेक्टिव का, तो उसे भी जाके ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बने रहिए वीडियो में अंत तक दोस्तों। देखिए यहाँ पर नागरी लिपि जो है, इनके जो लेखक हैं दोस्तों यह हैं गुणाकर मुले, ठीक है। गुणाकर मुले हैं, और नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों कि नागरी लिपि के जो लेखक है दोस्तों यह है गुणाकर मुले, और इसकी जो विधा है दोस्तों वह क्या है, निबंध है। इसकी जो विधा है दोस्तों क्या है, निबंध है, ठीक है। यह एक निबंध है, और इसके जो लेखक है वह है गुणाकर मुले, ठीक है। तो चलिए अब लेखक परिचय पे चलते हैं दोस्तों। तो लेखक परिचय पे जैसे ही हम जाते हैं तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों लेखक का, उनका पूरा नाम है गुणाकर मुले। इसको शॉर्ट में मुले जी भी बोला जाता है, और जन्म इसका हुआ था सन 1935 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। गुणाकर मुले का जन्म हुआ था सन 1935 ईस्वी में, और इसका निधन हुआ था 2009 ईस्वी में, 2009 में। और जन्म स्थान था दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में, ठीक है। इसका जो जन्म स्थान था दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये इसके बारे में और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पर की पॉइंट्स लिख रखा है, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी दोस्तों, गुणाकर मुले जी की शिक्षा की भाषा मराठी थी, ठीक है दोस्तों। इनकी जो शिक्षा हुई थी वह ग्रामीण परिवेश में हुई थी, और इनकी शिक्षा की जो भाषा थी वह मराठी थी। वर्धा जाकर उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया दोस्तों। ये वर्धा जाकर के, वर्धा एक जगह का नाम है दोस्तों, वहाँ जाकर 2 वर्षों रहा, और वहाँ नौकरी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया दोस्तों। गणित विषय में मैट्रिक से MA तक की पढ़ाई की, ठीक है दोस्तों। गणित विषय में इन्होंने मैट्रिक से लेकर के MA तक की पढ़ाई की। उसके बाद देखिए दोस्तों, कहता है कि 25 वर्षों में मुले जी के 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकें का प्रकाशन हो चुका है दोस्तों। ये इतना लिखते थे कि देखिए यहाँ पर 25 वर्षों के अंतर्गत जो है इनके जो है 2500 से अधिक, ठीक है, 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकें का प्रकाशन हो चुका है। तो यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आएगा कि कितने वर्षों में गुणाकर मुले के 2500 से अधिक लेख जो है और 30 पुस्तकें का प्रकाशन हो चुका है। तो 25 वर्षों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर 25 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे, इनकी रचनाएं को देखते हैं दोस्तों। तो इनकी रचनाएं जो है दोस्तों उसको देखिए। तो यहाँ पर मुले जी की प्रमुख रचनाएं जितने भी है यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो 1 नंबर में आता है दोस्तों अक्षरों की कहानी, दूसरा आता है मेंडलीफ, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, भारत इतिहास और संस्कृति। देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि इन्होंने अक्षरों की कहानी, मेंडलीफ, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी और अंतरिक्ष यात्रा, भारत इतिहास और संस्कृति। तो दोस्तों इससे पता चलता है इनकी रचनाओं से कि इनको जो है नक्षत्र विज्ञान में ये जो है, तो इसमें इसको बहुत ही रुचि था दोस्तों। और लिपि के बारे में इन्होंने पूरा लिख डाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है गुणाकर मुले की एक किताब है अक्षर कथा, ठीक है दोस्तों। गुणाकर मुले की एक किताब है अक्षर कथा, जिसमें उन्होंने प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो गुणाकर मुले की जो एक किताब है दोस्तों अक्षर कथा, इसमें जितने भी लिपि होते हैं सभी लिपियों की जो है विस्तृत जानकारी, यानी कि बहुत सारी जानकारी जो है सो लिखी गई है, ठीक है, गुणाकर मुले के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर कहता है
कि प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ जो निबंध प्रस्तुत है दोस्तों, जो निबंध हम लोग आज पढ़ेंगे, जिनका सारांश पढ़ेंगे, जिनका निचोड़ पढ़ेंगे दोस्तों, वह जो निबंध लिया गया है दोस्तों, गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग नागरी लिपि के सारांश पर चलते हैं, उनका निचोड़ निकालते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग नागरी लिपि जो कि गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित है और यह एक सारांश है, तो इस निबंध है, तो निबंध का निचोड़ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख रखा है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों। पता है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। 2 सदी पहले पहली बार जब इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी तो इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 सदी पहले जब इस लिपि के टाइप बने, ठीक है, 2 सदी पहले दोस्तों इस लिपि के टाइप ही बने थे और जब इसमें पुस्तकें छपने लगी तब जा कर के इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, तब जो अक्षर लिखा जाता था वहीं उसका वैल्यू होता था, लेकिन पहले क्या किया जाता था, अक्षर में ज़्यादा स्थिरता नहीं थी। ठीक है, जब से पुस्तकें छपने लगी तब इसके अक्षरों का महत्व बढ़ता गया और जो है इसके अक्षरों में क्या हो गई, स्थिरता आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है दोस्तों कि 2 सदी पहले जो है सो किस लिपि के अक्षरों में जो है स्थिरता आ गई, तो नागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हिंदी, नेपाली, संस्कृत, नेवारी और मराठी आदि। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो आपको लिखना है हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, नेवारी भाषा और मराठी भाषा। ठीक है, ये सारी भाषाएं जो है नागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको एक प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर, ये जो है दोस्तों, ये जो अक्षर है ये मराठी में सिर्फ यही ठो अतिरिक्त अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मराठी में कौन सा अतिरिक्त अक्षर है, तो ये जो है दोस्तों यही ठो मराठी में क्या है, अतिरिक्त अक्षर है। उसके बाद देखिए कहता है गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। ठीक है, कहता है गुजराती लिपि जो है दोस्तों वह जो है देवनागरी लिपि, ठीक है, गुजराती लिपि जो है वह देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की किस लिपि को नागरी लिपि का बहन बताया गया है। ठीक है, तो बांग्ला लिपि को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्ला लिपि को। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, तो इसको याद रखिए कि गुजराती लिपि से अधिक, कहता है गुजराती लिपि जो है देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है और बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है दक्षिण भारत की लिपियाँ तमिल मलयालम हो गया दोस्तों और तेलुगु कन्नड़ हो गया, ये भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, तो जितने भी लिपियां हैं दोस्तों, जैसे दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं जैसे तमिल मलयालम हो गया और तेलुगु कन्नड़ हो गया। ठीक है, दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं दोस्तों तमिल मलयालम और तेलुगु कन्नड़, ये भी नागरी लिपि की तरह यानी कि देवनागरी लिपि की तरह जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही जो है सो विकसित हुई। तो जितने भी लिपियां हैं वह सारे ब्राह्मी लिपि से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है या विकसित हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कहता है दरअसल, कहता है दोस्तों कि दरअसल नागरी लिपि के लेख, आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। ठीक है, कहता है दोस्तों कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख मिले हैं वह दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागर कहते हैं दोस्तों। नागरी लिपि या देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में लोग क्या कहते हैं, नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेगा दोस्तों कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में नंदी नागर कहा जाता है। ठीक है, नंदी नागरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कहता है विजय। ठीक है, कहता है विजय, यहाँ पर दोस्तों जो कि आप देख रहे हैं विजय, उसके बाद यहाँ पर नीचे में जाते हैं, कहता है दोस्तों यहाँ पर कि विजयनगर, ठीक है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागर नाम दिया गया था। ठीक है, उस समय जो है विजयनगर में एक राजा रहते थे, राजा के जो लेख छपे थे दोस्तों, लेखों
कि उसकी जो लेखों की लिपि थी दोस्तों उसको क्या नाम दिया, नंदी नागरी नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कहता है कि नागरी लिपि के लेख जो है कहाँ कहाँ मिले, नागरी लिपि में लिखा हुआ वर्ड कहाँ कहाँ पर मिला, तो ये सब बातें हैं कि 12वीं सदी में कहता है यहाँ पर कि 12वीं सदी के केरल के शासकों, केरल में जो शासक थे उन्होंने जो सिक्का चलाए थे दोस्तों, सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द जो है नागरी लिपि में अंकित था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कहता है कि बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है। ठीक है दोस्तों, बादशाह अकबर जो है ऐसा सिक्का चलाया था दोस्तों जिस पर जो है राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। तो ये सब काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट कीवर्ड है दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, तो इसको याद रखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद कहता है कि उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। 8वीं-9वीं सदी से देवनागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था, यह एक सर्वदेशिक लिपि था। दोस्तों कहने का मतलब है कि उत्तर भारत की जो लिपि को दोस्तों, उत्तर भारत में लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उत्तर भारत में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत में आते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में आते हैं, तो उत्तर भारत में की जो लिपियाँ हैं दोस्तों, उत्तर भारत की जो लिपियाँ है, तो उत्तर भारत की जो लिपियाँ हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है, नागरी लिपि को। ठीक है, नाम से जानते हैं। 8वीं-9वीं सदी से देवनागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था। ठीक है दोस्तों, 8वीं-9वीं सदी से देवनागरी लिपि का जो प्रचलन था पूरे देश में था, यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बाद में बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जो कि कितना अच्छा पॉइंट है दोस्तों, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है यहाँ से कि सिद्धम लिपि और जो है सो नागरी लिपि के लेखों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सिद्धम लिपि में क्या किया जाता है दोस्तों, सिद्धम लिपि में अक्षरों के ऊपर छोटी लकीर दी जाती है, छोटी लकीर या छोटी आरी या ठोस तिकोन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं दोस्तों, जो लेख इस यहाँ पर छपा है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं लिपि। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है पूरा क्या करते हैं, लकीर खींचते हैं। ठीक है, लेकिन सिद्धम लिपि में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर ठोस तिकोन ऊपर में दे दिया जाता है या छोटी लकीरें दी जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है, यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक है कहता है नागरी को देवनागरी लिपि कहने के पक्ष में विद्वानों का बड़ा भेदभाव है। कहा जाता है कि गुजरात के ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। दोस्तों कहने का मतलब है कि नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। ठीक है, नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी क्यों कहते हैं, यह कहने के पक्ष में, ठीक है, यह कहने के पक्ष में विद्वानों का जो है ना बहुत बड़ा भेदभाव है। ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कहा जाता है कि अब दो चार मत को जान लेते हैं क्या कहा जाता है इसके बारे में। कहा जाता है कि गुजरात के जो ब्राह्मणों थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। ठीक है, चलिए इस और इसके दूसरे जो है सो मत को जान लेते हैं दोस्तों। कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि बाकी नगर, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कहता है कि बाकी नगर सिर्फ नागर है। ठीक है, बाकी नगर जितने भी थे भारत में सब नगर है, परंतु काशी को क्या बोला जाता था, देवनागरी बोला जाता था। ठीक है, काशी क्या है, देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। यह भी हो सकता है कि बाकी नगर जो है सिर्फ नगर है, परंतु काशी जो है क्या है, देवनागरी है। ठीक है, तो इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। दोस्तों आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है इस तरह से, और हम कराएंगे भी आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। तो वहाँ पर आता है क्वेश्चन कि नागरी को देवनागरी कहने के पीछे जो है सो विद्वानों का क्या राय है। ठीक है, या लेखक क्या बताते हैं।
तो यहाँ पर से आपको 2-4 मत लिखना होता है, जैसे हमने आपको ऊपर भी एक मत बताया और यहाँ भी बताया कि जब बाकी के नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि को देवनागरी कहना पड़ा, ठीक है, देवनागरी नाम पड़ा, ठीक है। और भी हम आपको मत बताएंगे एक ठो, तो ये सब मत जो है सो आपको लिखना होता है क्वेश्चन में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं थे, ठीक है। अगला मत है दोस्तों कि पाटलिपुत्र को क्या कहते थे, नगर कहते थे। चंद्रगुप्त वहाँ का शासन था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। हो सकता है कि इसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि का नाम देवनागरी रखा गया हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि कहता है कि पाटलिपुत्र को, ठीक है, यहाँ पर कहता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, नगर कहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसका व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। हो सकता है इसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपियों का नाम देवनागरी रखा गया हो, ठीक है। ये सब का भी आधार हो सकता है। तो ढेरक मत है दोस्तों इसी तरह से, और कोई जो है साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है दक्षिण भारत की लिपियों को नंदी नागरी कहते हैं। हो सकता है उसी समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इस नंदी नगर की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह से नागरी को देवनागरी कहने के बीच भेदभाव है दोस्तों विद्वानों का, उसी तरह से दक्षिण भारत में नागरी को नंदी नागर क्यों कहते हैं, इसको भी कहने में विद्वानों का बहुत बड़ा भेदभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या भेदभाव है। दक्षिण भारत की लिपियों को नंदी नागरी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, हो सकता है कि उस समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इस नंदी नागर की लिपि होने के कारण, ठीक है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एक जगह था दोस्तों नंदी नागर, ठीक है। नंदी नागर की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागर पड़ा। और 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वीं से 11वीं सदी में ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि कब थी, तो 8वीं से 11वीं सदी के बीच, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या कहता है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर कहता है हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के थे, ठीक है। के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं से 11वीं सदी में लिखी गई थी। कहने का मतलब है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि हिंदी का आदि कवि कौन है, तो हिंदी का आदि कवि है दोस्तों सरहपाद, और ये 8वीं सदी के थे। और इन्होंने दोहा कोश की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या की थी, दोहा कोश की रचना की थी, दोहा कोश की, ठीक है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, और इन्होंने दोहा कोश की रचना की थी। और इनके तिब्बत से जो लिखित लिपि जो मिलती है दोस्तों, वह 10वीं से 11वीं सदी में लिखी गई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सरहपाद की जो हस्तलिपि थी वह जो है कहाँ मिली थी, तो तिब्बत में मिली थी। और कितनी सदी में लिखी गई थी, 10वीं से 11वीं सदी में लिखी गई थी। और दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की रचना है। और हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि एलोरा के अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एलोरा के अनुपम कैलाश मंदिर को कैसे बनाया गया था, पहाड़ को काटकर, या नहीं तो पूछेगा कि एलोरा के अनुपम मंदिर कौन सा मंदिर था जिसको पहाड़ काटकर बनाया गया था, तो कैलाश मंदिर था, ठीक है दोस्तों, कैलाश मंदिर। तो ये एलोरा की गुफा में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि अमोघ वर्ष के शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी, तो महावीराचार्य ने की थी, ठीक है। वह कहाँ के थे, तो वह किस शासनकाल के थे, तो अमोघ वर्ष के शासनकाल के, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए कहता है दोस्तों कि कर्नाटक प्रदेश, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। दोस्तों कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला है दोस्तों स्थान, वहाँ जैनों का एक प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है। जैसे हम लोग का भी तीर्थ स्थल होता है, जैसे बाबा धाम हो गया, ये हो गया, ये सारे तीर्थ स्थल है दोस्तों। तो कर्नाटक प्रदेश का जो श्रवणबेलगोला स्थान है, वहाँ पर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर क्या है, तो गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है, ठीक है। गोमटेश्वर का क्या है, भव्य पुतला खड़ा है। उसके बाद कहता है
कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। विद्वानों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार भारत बाहर से भारत आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गुर्जर प्रतिहार से है। कहता है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। यानी कि जब हम उत्तर भारत की बात करें दोस्तों, तो उत्तर भारत की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है और दक्षिण भारत की जो लिपि है वह नंदी नागर लिपि है। तो उत्तर भारत के में जो है गुर्जर प्रतिहार के जो लेख थे दोस्तों, उन्होंने जो लिखी थी लेख, उस पर जो है नागरी लिपि में लिखी हुई थी। ठीक है, विद्वानों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार जो है बाहर से भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है दोस्तों कि बेतमा इंदौर के समीप है। हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर जो है सो क्या किए हैं, नागरी शब्द अंकित किए हैं। ठीक है, नागरी लेख अंकित किए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है लेखक लास्ट शब्द जो है सो चैप्टर में बोलते हैं कि बेतमा कहाँ है दोस्तों, तो बेतमा इंदौर के पास है। और लेखक कहते हैं कि हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख क्या किए हैं, अंकित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है सो क्या होता है, चैप्टर जो है सो इसका निबंध जो है, इसका सारांश जो है दोस्तों, इसका सारांश आपको खत्म होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर आपको इसका फ्री PDF मिलेगा दोस्तों, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो वहाँ पर जाइए, आपको PDF मिलेगा इसका, हमने वहाँ पर डाल दिया है PDF। तो देरी मत कीजिए दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको एक पे एक PDF मिलेगा दोस्तों फ्री में, तो जो कि आपको कहीं पर नहीं दिया जाता है दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।